हेलो एवरीवन। इस नए वर्ष में बहुत ही जल्द आप लोगों को एक और बहुत बड़े लार्ज पैमाने पे आपको एक वैकेंसी दिखा, डेट इज, और वो भी एक महारत्न कंपनी, आपको ही मालूम है, डेट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, शॉर्ट में बोल सकते HPCL। महारत्न कंपनी है। उसमें भी अगर इसके बारे में आपको पूरी तरीके से आइडिया भी इस कंपनी के बारे में कि इस कंपनी का क्या क्या प्रोडक्ट है, जैसे आप पेट्रोल पंप का भी आप देखे होंगे, विजिट किए होंगे, घर में जो हाउस होल्ड जो आपको डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो गैस यूज करते हैं उसका हम बात करें, ऑयल रिफाइनरी का बात करें, तो ये सब HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नाम से जाना जाता है। अगर इसका हम हर साल का टर्नओवर अगर बात करें तो 4500 प्रॉफिट इसका, 4500 करोड़ प्रॉफिट है इसका। और इस महारत्न कंपनी के द्वारा खास करके डिप्लोमा वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो, डिप्लोमा, केवल डिप्लोमा वालों के लिए, वो भी लगभग हर ब्रांच के लिए, उसमें भी अगर मैकेनिकल का बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी इस पर निकाला है। और आपका जो रिक्रूटमेंट होगा वो किसके अति पे होगा, जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के तहत आपका रिक्रूटमेंट होगा। अगर इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट का बात करें तो 15 जनवरी, मतलब कल से ही आपका इसका एप्लीकेशन फॉर्म के स्टार्ट हो चुका है, परसों से आप भर भी सकते हैं। और इंपॉर्टेंट डेट ये है कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है डेट इज क्या, 14 फरवरी 2025 ये लास्ट एप्लीकेशन डेट है। लेकिन हम आप लोगों से यही कहेंगे कि लास्ट डेट का इंतजार मत करो, आप एकदम जितना पहले से पहले हो आप क्या करो, इस फॉर्म को सबसे पहले अप्लाई करो। क्यों हम अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर देखें तो इस कंपनी, एक तो कि महारत्न कंपनी है, प्रेस्टिजियस कंपनी है, वर्क प्रोफाइल भी बहुत ही अच्छा है, रिमोट एरियाज में आपको ज़्यादा जाना नहीं पड़ेगा, ज़्यादातर सिटी में ही आपको काम करना होगा। दूसरा, अगर हम बात करें कि इसका जो पे स्केल है बहुत ही अच्छा है, बेसिक पे स्केल 30,000 से 1,20,000 के बीच में। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, CTC, जिसको शॉर्ट में जाता है कॉस्ट टू कंपनी, मतलब एक कंपनी आपके ऊपर पर साल कितना जाके खर्च कर सकते हैं मैक्सिमम, तो 10.58 लाख, 10.5 लाख डिप्लोमा लेवल पे 10.5 लाख रुपया इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसमें बेसिक पे, HRA, उसके अगर बात करें क्या कि ट्रैवल अलाउंस, हेल्थ इंश्योरेंस सब कुछ इंक्लूड होता है वो अलग, लेकिन टोटल आपका इतना है। अब अगर बात करें वैकेंसी का, कि नंबर ऑफ वैकेंसी का अगर बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बोले कि HPCL इस बार क्या किया है कि डिफरेंट ब्रांचेस के लिए, इलेक्ट्रिकल हो या इंस्ट्रूमेंटेशन हो या केमिकल, लेकिन फाइनली अगर हम बात करें तो मैकेनिकल का बात करें तो मैकेनिकल के लिए इस बार पोस्ट निकला है, जिसमें क्या कि 130 वैकेंसी है टोटल। उसमें से आपका कैटेगरी वाइज अलग अलग होगा, लेकिन ऑन एंड एवरेज शायद आई थिंक जनरल का 90 से ऊपर सीट है। ये 90 से ऊपर सीट ये बल्क है, बहुत ही लार्ज वैकेंसी है। जो जेन्युइन बच्चा है, जो पढ़ने वाला बच्चा, जो मेहनत कर रहा है, उसके लिए इतना वैकेंसी बहुत है बाबू। और अगर आप देखो तो ये तो HPCL, कुछ दिन पहले इसरो टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, RRB JEE का CBT 2 आने वाला है, SSC JEE का CBT 2 एग्जाम होने वाला है। तो इधर अगर आप देखोगे तो लगभग मैकेनिकल के लिए बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ा है। और यही बात है कि आखिरकार आपको पढ़ाई करने, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है। और ये अपॉर्चुनिटी तो खैर सबसे अच्छा है, एक तो कि लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी, इतना वैकेंसी देखने के लिए मिलता नहीं है। उसमें भी महारत्न कंपनी, सेमी महारत्न भी नहीं, महारत्न कंपनी है। अगर इसमें बात करें मैक्सिमम एज का तो 25 साल से ज़्यादा नहीं हो चाहिए। तो हमको तो लगता है कि डिप्लोमा जो करते हैं 25 साल से ज़्यादा में करते भी नहीं होंगे। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू। कोई लोग, बहुत सारे बच्चे फोन के सर कि लेटर एंट्री वाले, तो लेटर एंट्री वाले 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा नहीं है। यहाँ क्या मांगा है, 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब ऑटोमोबाइल भी नहीं चलेगा, दूसरा ब्रांच भी नहीं, केवल ओनली एंड ओनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये चीज बड़ा ही। पर दूसरा बात, इसमें साफ लिख दिया है कि अगर कोई बीटेक किए हुए स्टूडेंट हैं तो बीटेक पे अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब हायर डिग्री को भी नहीं माना है। लेकिन जो बच्चा डिप्लोमा के बाद बीटेक किया तो डिप्लोमा लेवल पे भरेगा, बीटेक लेवल का तो खैर अलाउ ही नहीं किया। तो मतलब क्या इसीलिए बोल रहे कि यहाँ पे जो फाइटिंग है वो केवल आपके डिप्लोमा स्टूडेंट, डिप्लोमा लेवल पे ही है, बीटेक वाले इसमें नहीं बैठेंगे। इसीलिए बोले कि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी भी है, पहले से बीटेक वालों को बाहर भी कर दिया है,
जैसे एसएससी जेई का बात करें, जेई का बात करें तो उसमें बीटेक वाला भी बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे बीटेक वाले नहीं बैठेंगे। ये सबसे प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। तो इसमें क्या करना है, एकदम फॉर्म भरो और एकदम जम के तैयारी करना शुरू। तैयारी ऑलरेडी इसका सिलेबस आगे हम बात करेंगे, तो सिलेबस में अगर देखें तो आप ऑलरेडी टेक्निकल पार्ट आर्मी जेई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, एसएससी जेई सीबीटी 2 के लिए मेंस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें बढ़ जाएगा तो क्या, तो इंग्लिश बढ़ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम जो हूबहू आप एसएससी जेई के लिए टेक्निकल पढ़ रहे होंगे कॉन्सेप्ट के लिए, आर्मी जेई के लिए नॉन टेक पढ़ कर आए, तो लगभग आपका सब कुछ सही है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, केवल एक सब्जेक्ट दैट इज इंग्लिश थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उस पर मेहनत करें और इसको एकदम एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अपने हाथ से जाने नहीं दो। तो अगर हम बात करें कि आगे तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन का, तो ही बोले कि जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ इंपॉर्टेंट योग ध्यान क्या कि आखिरीकार आपका 14 फरवरी, ये याद रखना, मार्क दम कर लो कि 14/2025 लास्ट डेट है। अब इसके बाद भी क्या होता है, क्यों हम बार बार बोल रहे हैं कि सर ये तो मालूम है, क्योंकि कुछ बच्चे ये भी है ना कि जब डेट खत्म हो जाता है तो बोलते हैं कि सर मेरा निकल गया, नहीं भर पाए फॉर्म। तो इस चीज को, दूसरा फुल टाइम रेगुलर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट 3 साल का कोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या कि एप्लीकेशन प्रोसेस, तो ही बोले कि 15 तारीख से स्टार्ट हो गया, 14 फरवरी क्या है लास्ट डेट है। अगर आप बोलिए तो आप कैसे भर सकते फॉर्म, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, www.hindustanpetroleum.com का वेबसाइट खोलिए। जैसे ही आप www.hindustanpetroleum.com का साइट खोलोगे, जैसे आप साइट खोलिएगा वैसे ही आपको ये पेज आपको दिखेगा, ये पेज आपको दिखेगा, ये पेज आपको ओपन हो जाएगा। इसी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का आपका ये वेबसाइट है पेज, और यहाँ पे आपको यहाँ पे कैरियर सेक्शन होगा, कैरियर सेक्शन पे क्लिक करोगे। इस कैरियर सेक्शन पे अगर आप क्लिक करिएगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखेगा आवर करंट ओपनिंग्स। आवर करंट ओपनिंग्स में सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 2024-25 मार्केटिंग डिवीजन, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 2024-25 के नाम से आएगा। आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट इंग्लिश हिंदी दोनों में दिख जाएगा, दोनों लैंग्वेज में, और नीचे में होगा क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो आपको यहाँ से क्या करना, अप्लाई करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मांगेगा, और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वही प्रोवाइड करना है जो जेन्युइन हो, जो वर्किंग हो, कम से कम 1 साल तक वर्किंग हो। और 1 साल तक क्या, हम तो बोलेंगे वही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दो जो आपके लाइफ टाइम वही आप यूज़ कर रहे हो। कोई भी फेक ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मत देना, ऐसा मोबाइल नंबर मत देना कि सीधे बंद ही रहे, तो कोई उसी पे आपको टोटल मैसेज सब आएगा। सिलेक्शन होने के बाद भी आपको पूरा उसी पे सब कुछ एक तरीके से मैसेज आएगा। तो ये चीज़ देखना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहाँ से फॉर्म भरना शुरू कर दो। तो ये काम आपका है, 2, 4, 5 दिन में फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। अगर हम बात करें प्राइस एप्लीकेशन फॉर्म फी का, तो आई थिंक शायद 1180 रुपया है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए भी शायद इतना ही है। तो लेकिन ये मत देखो कोई बच्चे भी सर 1180 रुपये लग रहा है, अरे यार ये मत देखो, ये देखो कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है। महारत्न कंपनी है, अच्छी कंपनी है, लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है। तीसरा कि बीटेक अलाउड नहीं है, तो हर तरीके से आपके फेवर में जा रहा है। अब इसके बाद अगर आप नहीं संभलते हो तो फिर आपकी गलती है। नेक्स्ट अगर बात करें इसका, अगर सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करें, इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेन हम लोग इसी पे बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस का अगर हम बात करें, डेट इज की शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया क्या होती है सर, तो सबसे पहले इसका बहुत सारे स्टेज से आपको गुजरना होगा, जिसमें से सबसे मोस्ट चैलेंजिंग सबसे पहले क्या, ऐसे तो हर स्टेज चैलेंजिंग है, एकदम क्रीम कैंडिडेट निकलेगा इससे, लेकिन सबसे पहले क्या कि यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहला जो पड़ाव है, जो कि सबसे बेसिक, डेट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी, जिसको क्या कहते हैं, सीबीटी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एग्जाम होगा आपको कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। आगे हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सब कुछ बात करेंगे। उसके बाद मान लो कि जो कैंडिडेट सीबीटी में क्वालिफाई किया, उसके बाद उनको बुलाया जाएगा जीडी के लिए, ग्रुप डिस्कशन, मतलब 5-5, 10-10 लोग का ग्रुप बना के कोई करंट टॉपिक दे दिया जाएगा और उस पर बोला जाएगा डिबेट करो। वहाँ से जो जिनका जीडी में सिलेक्शन होगा, तब उनके लिए स्किल टेस्ट या पर्सनल इंटरव्यू, कभी कभी क्या होता है कि केवल स्किल टेस्ट लेकर छोड़ दिया जाता है, कभी कभी पर्सनल इंटरव्यू लेकर छोड़ दिया जाता है, कभी कभी दोनों लिया जाता है। तो आपको तो तैयार दोनों के लिए रहना होगा।
उसका स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और फाइनली आपको प्री मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। और खासियत यह है कि प्री मेडिकल एग्जामिनेशन अगर आप फेल कर गए तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा एडमिट होने के लिए। इसका मेडिकल एग्जामिनेशन थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है। तो ये सब, तो ये अगर देखें तो ये पूरा प्रोसीजर है। इसमें से सबसे पहले अभी जो आपको सोचना है, सबसे पहले जो सोचना है, डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला सीढ़ी डेट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT। इसको क्वालिफाई करना सबसे पहले सोचना, उसके बाद आगे का तुम सोचना। क्योंकि अगर GD का बात करो तो इसमें आपको थोड़ा सा इंग्लिश सही होना चाहिए, करंट इश्यूज का आपको आइडिया होना चाहिए, ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से इंग्लिश से सही नहीं, आप जो तथ्य रखो आप वो क्या करो, सही रखो। स्किल टेस्ट का बात करें तो जो भी आप प्रैक्टिकल पढ़े परफॉर्म किए हैं डिप्लोमा में, वहाँ से मेनली बेसिक से पूछा जाता है, तो सब चीज़ तो पढ़ें। पर्सनल इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको मेनली GD और CBT, उसमें सबसे पहले CBT आपको क्या करना होगा, क्लियर करना होगा। और अगर CBT का बात करें, HPSL का बात करें, तो अभी तो केवल शॉर्ट में इन्होंने लिखा है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो क्या होगा कि 2 होगा, एक जनरल एप्टीट्यूड होगा, 2 सेक्शन होगा, एक जनरल एप्टीट्यूड और एक क्या होगा, टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज मतलब क्या कि जिस ब्रांच से, अगर मैकेनिकल से तो मैकेनिकल से रिलेटेड रहेगा, मैकेनिकल में जो भी सब्जेक्ट पढ़े, चाहे वो आप अगर बात करो थर्मोडायनेमिक्स का बात करो, FM का बात करो, पावर प्लांट का बात करो, HMT का बात करो, RSC का बात करो, लगभग सभी सिलेबस इन्होंने डाल दिया है। IC इंजन का बात करो, जो कुछ भी पढ़े वो, अगर वही बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बात करो, SOM का बात करो, TOM का बात करो, डिजाइन बात करिए, DME का। उसके बाद अगर बात करें क्या कि अगर हम देखें वाइब्रेशन, ये सब आपके सिलेबस में है। मैन्युफैक्चरिंग में भी वही हाल है। मशीन टूल का बात करो, मशीन टूल देखे। अगर हम बोले क्या कि आपका वेल्डिंग का बात करें, जो कि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेल्डिंग का बात करें। उसके बाद अगर आप देखें तो क्या कि मेट्रोलॉजी का बात करें, मेट्रोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जा रहा है, मेट्रोलॉजी का बात करें। उसके बाद अगर देखें तो क्या कि मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मटेरियल साइंस, ये जितना भी आप सब्जेक्ट पढ़े हैं मैकेनिकल के रूप से अगर देखें तो ये सभी सब्जेक्ट क्वेश्चन। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का अगर बात करें तो इससे भी क्वेश्चन रहेगा सिलेबस में, ये ऐसा हमें लग रहा है। अभी तो केवल शॉर्ट में इन्होंने बोला है कि टेक्निकल नॉलेज रहेगा, लेकिन HPCL के द्वारा जो बीटेक लेवल पे जो पोजीशन डेट इज इंजीनियर के जो निकाला गया था 2021 में, उसके आधार पे हम बतला रहे हैं। ये जो हम डेटा दे रहे हैं अभी हम, ये किसके आधार पे डेटा दे रहे हैं, पेपर पैटर्न बीटेक लेवल पे इंजीनियर्स के लिए हुआ था, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल। हमें लग रहा है कि जो पेपर पैटर्न बीटेक वाला को था वही पेपर पैटर्न आपका भी रहेगा, हूबहू यही रहेगा, ये मेरा दम लग रहा है। बाकी वेट करते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि विजिट करिए, साइट करते रहिए, हम आगे अपडेट देंगे, लेकिन एकदम बोल रहे हैं कि यही पेपर पैटर्न रहेगा। अगर हम यहाँ बोले क्या कि इसमें अगर देखें तो जनरल एप्टीट्यूड 85 मार्क्स का 85 क्वेश्चन, डोमेन मतलब कि टेक्निकल नॉलेज की अगर बात करें, स्पेसिफिक मैकेनिकल तो मैकेनिकल से रिलेटेड रहेगा, इलेक्ट्रिकल का तो इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड से रहेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, तो उसमें 85 मतलब इक्वल। ये इन्होंने ऐसा पैटर्न निकाला था बीटेक लेवल पे। अब हो सकता है ऑलमोस्ट, हम क्या बोले कि यही हो सकता है, थोड़ा मैंने जनरल एप्टीट्यूड कम कर दूं अलग बात है, लेकिन यही लगभग रहेगा। टोटल 170 नंबर का था। इंपॉर्टेंट ये है कि टाइमिंग कितना है बाबू, 150 मिनट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम ये शुरू से बोलते आ रहे हैं कि आज के डेट में कंपटीशन केवल नॉलेज का नहीं है, नॉलेज तो होना ही है, वो तो मस्ट है। रेस में बने रहने के लिए नॉलेज तो रहना ही रहना है, लेकिन रेस में एक स्टेप आगे बढ़ना है, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको टाइम मैनेज, क्योंकि यहां पे देखिए एक क्वेश्चन 1 मिनट भी नहीं दे रहा है, सोचो कि किस लेवल का तैयारी करना होगा। और अगर आप इसका सिलेबस देखो, जनरल एप्टीट्यूड का अगर आप सिलेबस देखिएगा तो जनरल एप्टीट्यूड में इन्होंने लिख दिया है जनरल मत इंग्लिश लैंग्वेज, डिप्लोमा वालों के लिए इंग्लिश ऐसे भी थोड़ा सा बैरियर का काम करता है, ये सच्चाई है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड ये तो सही है, मैथमेटिक्स कंप्लीट 6 से 10वां, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क टाइम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब आपको क्लियर। आरबी जेई के लिए पढ़े भी हैं, नहीं तो आप और पढ़िए।
उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल के नाम टेस्ट के नाम से जाता है, मैथमेटिक्स से रीजनिंग है। ये 3 सेक्शन जनरल एप्टीट्यूड में आ रहा है। और इंग्लिश का क्वेश्चन अगर देखें तो ऐसे तो हम अलग से जो HPSL का जो जनरल एप्टीट्यूड खास करके इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो हम अलग से बात करेंगे कि क्या क्या आता है। ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक पता करने के लिए आएगा, सिनोनिम्स एंटीसिनोनिम्स आएगा, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए आवे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आते रहता है जनरल इंग्लिश में। लेकिन जनरल इंग्लिश का आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी। लेकिन ये यहाँ पे देखा जाए कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपका ऑलरेडी सही है, क्योंकि आप RRB JEE CBT 1 में लगभग आप लोग बैठे हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। केवल दिक्कत क्या है कि आपको इंग्लिश सही करना होगा। और अगर इधर टेक्निकल नॉलेज का बात करें तो आप ऑलरेडी SSC JEE मेंस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, और RRB JEE के लिए आप तो तैयारी CBT 2 के लिए आप कर ही रहो, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये भी जो HPSL के द्वारा जो एग्जाम पैटर्न सिलेबस जो है वो लगभग क्या है, रेंज में है, इसलिए बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। केवल एक एक्स्ट्रा पेपर इंग्लिश बढ़ जाएगा, तो ये चीज़ आपको देखना है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो सिलेबस है ये BTech लेवल का था, मैकेनिकल का अगर बात करें तो। लेकिन आपको क्या है कि आपको भी यही रहने वाला है, आपका भी सिलेबस यही रहने वाला है। मतलब क्या, सबसे पहले देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो कुछ भी पढ़े, इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन, इंपल्स, मोमेंटम, ये सब जाके आपको दिखेगा। दूसरा इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मटेरियल साइंस, जो कि क्या प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद हीट ट्रीटमेंट, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये सब आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब ये देख के पूछा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिलेबस में डाले हुए। उसके बाद देखो तो थ्योरी ऑफ मशीन, टॉम जो पढ़े, थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, कार्नोट साइकिल, बेसिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, ये सब। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर हम सिंपली अगर देखें क्या कि एनर्जी कन्वर्जन मतलब एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज पावर इंजीनियरिंग, पावर प्लांट में गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन, ये सब पढ़ना, कंप्रेसर, ये सब टोटल चीज आपको पढ़ाई करना है। नेक्स्ट हीट ट्रांसफर, HMT, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। डिटेल में फिफ्थ सेमेस्टर आप पढ़े हैं, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं जो नहीं पढ़े हैं, सब लगभग पढ़ लिए हैं। तो ये हीट ट्रांसफर का बात करें तो ये सब डिटेल में आप देखना सिलेबस, आगे बात भी करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिक, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड डायनेमिक्स, बर्नौलीज कंटिन्यूटी, यही सब आपको पढ़ना। बाउंड्री थ्योरी सेमेस्टर में नहीं पढ़े लेकिन JEE वाले में पढ़ाए हैं। नेक्स्ट वाइब्रेशन का बात करें, एप्लीकेशन जैसे थ्योरी ऑफ मशीन का वाइब्रेशन अलग से लिखा है। DME डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, क्वार्टर जॉइंट, नकल जॉइंट, एसन कर्व, ये सब पढ़ाई आप किए होंगे। फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, ये सब के लिए टोटल पढ़े। बियरिंग का डिजाइन किए होंगे, की, कपलिंग, शाफ्ट, क्लचेज, ब्रेक्स, ये सब आप पढ़ाई किए हैं DME में, तो वो सब सिलेबस है। DME का तो सिलेबस बाबू लंबा टेक्निकल, लगभग जितना भी आप पढ़े हो ना सेमेस्टर में वो सभी सब्जेक्ट, वो सभी टॉपिक है। फ्लूइड मशीन्स, हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक टरबाइन का बात करें। नेक्स्ट ज्वाइनिंग, वेल्डिंग प्रोसेस का बात करें, क्लासिफिकेशन उससे अलग अलग वेल्डिंग। उसका मशीन टूल का बात करें, मशीन टूल बोले थे, मेट्रोलॉजी का बात करें, तो ये सभी सब्जेक्ट है। तो अगर आप मैकेनिकल का सिलेबस देखो तो लगभग क्या कि जितना भी आप पढ़े ना वो सब है। जैसे कि आप यहाँ से देखो थोड़ा सा पढ़ रहे होंगे, CIM, CAD फिफ्थ सेमेस्टर में बेसिक चाहिए। प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, ये सब आपका शुरू हो जाता है। इंडस्ट्रियल इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सब अलग अलग चैप्टर आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियर रोशन से पढ़ाए भी है, कंप्लीट भी कर चुके हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑपरेशन रिसर्च, फिफ्थ सेमेस्टर में POM में भी ये सब्जेक्ट पढ़े हैं। नेक्स्ट अगर बात करें प्रोडक्ट डिजाइन, ये सब लगभग एक तरीके से क्या बोले, एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी अलग से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये BTech वाले को ऐड किए हुए आप देखते हैं कि आपका जो डिटेल्ड सिलेबस आएगा तो क्या आपको भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी देता है क्या, तो अभी इसको तो रोक सकते हो। बाकी जितना भी सब्जेक्ट है वो सब आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो ये आपका मेनली टेक्निकल है। बाकी नॉन टेक में ही बोले कि आपको रीजनिंग और आपको एप्टीट्यूड सही होना चाहिए, मतलब एक तरीके से क्लास 6 से लेकर 10 तक का मैथ सही होना चाहिए। इंग्लिश पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना शुरू कर दो, आधा घंटा 30 मिनट्स डेली निकालना शुरू कर दो। बाकी जैसे जो प्रक्रिया आपका चल रहा है RRB JEE का प्रिपरेशन के लिए, आप उसी प्रक्रिया पे अडिग रहो। SSC JEE मेंस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसी प्रक्रिया पर ही केवल आधा घंटा अपने टाइम टेबल दिनचर्या में ऐड कर लो इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ो। बाकी इस एग्ज़ाम के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है।
हाँ, एक काम बेसिक, सबसे बेसिक चीज़ कि सबसे पहले फॉर्म भर लो, और फॉर्म के लिए hindustanpetroleum.com पे वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से जो बताएं कि कैसे कैसे जाओगे वहाँ पहुँच जाओगे। बाकी इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे अप्लाई के लिए, अप्लाई फॉर्म के लिए, तो अलग चीज़ है। नेक्स्ट अगर बात करें कि बाकी जो हम लोग का अपना चल रहा है, अगर कोई बच्चे नए हैं, इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं बैच को ज्वाइन करने के, ये हम नहीं कह रहे कि ज्वाइन करना ही है, अगर इच्छुक हैं तो हम लोग का एक F2 बैच, फाउंडेशन बैच 2 जस्ट स्टार्ट ही हुआ है आपका। अगर 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, उसमें अभी थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो चुका है, थर्मोडायनेमिक्स बेसिक अभी ही स्टार्ट चल रहा है, तो आप नया बच्चा जो हो आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच F1 के नाम से दिखाएगा, तो उसमें नए बच्चे मत ऐड होना। आप लोग अगर कोर्स परचेज करना चाहते हो तो आप F2 बैच, ये इस बैच में कंप्लीटली टेक्निकल सब्जेक्ट पे फोकस हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो SSC JEE मेंस CVT 2 का बात करें, या अगर हम बात करें क्या कि RV JEE CVT 2 का बात करें, या इवन इस HPCL का बात करें, तो इसका भी हम लोग यहाँ पे मेनली कंप्लीटली टेक्निकल पे ही बात कर रहे हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको है बेसिक चीज़। बाकी अपना पढ़ाई करते रहो। बाकी इसमें इंग्लिश वाला जो है, इंग्लिश का कौन सा टॉपिक, ये हम आगे बात करेंगे। दूसरी बात, नेक्स्ट वीडियो में जो बीटेक लेवल पे जो प्रीवियस PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, उसका सॉल्यूशन कराएंगे, और वहाँ से मोर और लेस आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। क्योंकि एक बात मान लो कि डिप्लोमा और बीटेक हम नहीं मानते, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेवल के मामला में, लगभग लेवल सेम है बाबू, तो उसका सॉल्व कराएंगे। उससे भी आप क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि ये कितना, इस क्वेश्चन कैसा, डिफिकल्टी लेवल क्या है ये। बाकी इसको तो भरना ही भरना इस फॉर्म को, और एकदम प्रिपरेशन में लग जाओ। लगना क्या, ऑलरेडी लगे हुए, जो जेन्युइन बच्चा है ना वो लगा हुआ है, वो RRB JEE के लिए एकदम तैयारी कर रहा है। केवल उसी को हम करें कि थोड़ा सा आप क्या करो कि CBT ये आप ये करें, इंग्लिश डेली दिनचर्या में आधा घंटा आप ऐड कर लो, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। बाकी जैसे जैसे पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई चलने दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में HPCL का जो PYQ क्वेश्चन है इंजीनियरिंग बीटेक लेवल पे, उसका हम लोग करा देते हैं, ठीक है।